बच्चों, आज की क्लास है बैटल ऑफ डेश के बारे में। और बैटल ऑफ डेश भी जिस तरह दूसरी आप लोगों ने बैटल्स पढ़ी हैं उस तरह इम्पॉर्टेंट है। और इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करते हैं। काफ़ी आसान है। बस जो एक्चुअल बैटल है वो तो बहुत कम हुई है, लेकिन ओवरऑल दूसरी जो डिटेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्हीं डिटेल्स को मेंशन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और 10 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा गया है। वैसे तो ये पार्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया है, बट 10 मार्कर के तौर पर भी आज हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। सो बैटल ऑफ डेच जो है उसको कई नामों से जाना जाता है। एक बैटल ऑफ डेच है, एक बैटल ऑफ अलाइज है, बैटल ऑफ कॉन्फेडरेट्स है, बैटल ऑफ ट्रेंच है। सारे नाम आप कर सकते हैं। तो ट्रेंच का मतलब है खड्डा, या जो बड़ी खंदक है। खंदक भी इसको कहते हैं। डेच जिसको, वो डेच इसका दूसरा वर्ड है। अलाइज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक एनिमी नहीं है बल्कि नंबर ऑफ एनिमीज हैं। उन्होंने आपस में कोएलिशन कर लिया है, आपस में उन्होंने दोस्ती कर ली है, आपस में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और कॉन्फेडरेट्स और अलाइज जो है वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर वर्ड्स हैं। ठीक है। तो इसके पहले आप लोग रीज़न लिखेंगे। रीजंस में आप लोग क्या मेंशन करेंगे? दैट इज, इट वाज बनु नज़ीर who was doing its utmost effort to persuade Quraysh for a big alliance। वजह क्या बनी? बनु नज़ीर को क्या तकलीफ हुई? ये बच्चों आप लोगों को पता होगा कि पहली जो बैटल हुई थी उसके फ़ौरन बाद बनु कैनुका, उनको होली प्रॉफिट ने निकाला था क्योंकि उन्होंने एक वुमन को डिसरिस्पेक्ट किया था। फिर जब दूसरी बैटल हुई है बैटल ऑफ ओहद की, उससे अगले साल ये बनु नज़ीर थे जिन्होंने होली प्रॉफिट पीस अपॉन को मर्डर करने की कोशिश की थी। और उनकी इस हरकत की वजह से, क्योंकि होली प्रॉफिट वाज द लीडर ऑफ द कम्युनिटी पूरे मदीना के, तो दिस वाज अ बिट्रेइंग कंडक्ट। होली प्रॉफिट पीस अपॉन ने बनु नज़ीर को मदीने से निकाल दिया। अब जब ये निकले हैं तो फिर कहाँ जाकर रहना शुरू हो गए? खैबर में जाकर सेटल हो गए। तो वहाँ पर इनको बार बार याद आती थी मदीना के सरसब्ज खेतों की, या वहाँ पर जो खजूरों के बागात होते थे उनकी याद आती थी। जाहिर सी बात है, खैबर में तो ये अच्छी खासी यहाँ पर भी प्रोडक्शन है डेट्स की, लेकिन मदीना जो है वो भी उनके लिए लुक्रेटिव था। इसी वजह से वो उसकी तरफ भी बार बार देखते थे कि मदीना तो इनके आबा अजदाद का एरिया था। वहाँ से इनको क्यों निकाला गया, कैसे, मतलब क्यों इस तरह से एक एक सियासी अटेम्प्ट पर जो है वो निकाला गया। तो बहरहाल दे वर मोटिवेटेड, एंड दे मोटिवेटेड एंड परसुएडेड कुरैश टू फॉर्म एन अलायंस। मतलब इनकी कोशिश ये थी कि होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम जो है उनके अगेंस्ट कुरैश को परसुएड करें, और कुरैश जो है अपनी पूरी कोशिश करें कि बनु नज़ीर को और ज़्यादा इक्विप करें। और कुरैश ने इसके लिए फिर क्या किया? उन्होंने भी एक कैंपेन लॉन्च की कि बहुत सारे जो दूसरे ट्राइब्स हैं उनको भी अपने साथ शामिल करें और बड़ी अलायंस बनाएं। ठीक है। सो इन्होंने फिर क्या किया? अबू सुफियान ने अपनी एक बड़ी जो है वो एक फोर्स बनाई जिसमें बेदुइन ट्राइब्स शामिल थे। बेदुइन ट्राइब्स ये कौन होते हैं बच्चों? ये जो डेजर्ट्स के अंदर जितने भी नोमैड्स हैं वो रहने वाले हैं। और ये अपनी जंग वॉर वॉर स्किल्स की वजह से काफ़ी मशहूर होते हैं, लेकिन इनमें एक कमी है और ख़ामी ये है कि वो सीज वगैरह जो है वो नहीं करते। यानी कि घेराव जो करते हैं जिसमें 30 दिन गुजर जाते हैं, ये वो नहीं करते। और ये बड़े जल्दी इम्पैशनेट हो जाते हैं, बेसब्रे होते हैं। इस वजह से ये जल्दी निकल आते हैं। तो जल्दी जो है इन लोगों का जो जाना है ये किस वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नेचर, बेदुइन ट्राइब्स का। ठीक है। तो ये जल्दी क्या चाहते हैं? मुकमुक आ चाहते हैं चीज़ों का। अच्छा, दूसरा, इसकी फौज में एबिसिनियन मर्सनरीज भी शामिल थे। और आपको पता है कि एबिसिनियन मर्सनरी में अगर हम पास की बात करें तो वाशी एक मर्सनरी हमें मिलता है, मतलब कातिल, किराए के जो कातिल होते हैं ये भी शामिल थे। इसके अलावा जो अभी अभी बनु नज़ीर का ट्राइब एग्ज़ाइल हुआ था वो भी इसमें शामिल था, बिकॉज से यही तो वो प्राइम फैक्टर था जिसने कुरैश को पहले मोटिवेट किया कि आप जो है वो मुसलमानों से हमारा बदला लें, हम मुसलमानों को यहाँ मदीने से निकालें ताकि हम वापस आ जाएं। और इसका जो लीडर था हुई बिन अख्तर, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव था। सबसे बड़ा ट्रबल मेकर मेकर यही था। और इसके ट्राइब की वजह से, बनु नज़ीर की ट्राइब की वजह से ये पूरा मामला हुआ है। तो उसने क्या किया? उसने फर्दर जो ट्राइब्स हैं जिस तरह बनु वैल है, उसको परसुएट किया कि आप मक्का जाकर जो है ना इस जंग के लिए जितना पैसा इकट्ठा हो सके कर लो। और कुरैश ने खुद गतफान ट्राइब को अप्रोच किया और बनु किनाना को भी अप्रोच किया। इस तरह से
इनकी अच्छी खासी जो स्ट्रेंथ वो जमा होना शुरू हो गई है। मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों, बेदुइन ट्राइब्स हैं, एबीसिनियन मर्सनरीज हैं, बनु नज़ीर है, बनु गतफान है, बनु किनाना है और कुरैश है। ये सब शामिल हो गए इस जंग में। बनु नज़ीर ने ये कहा कि जितने भी लोग इस जंग के अंदर शामिल होंगे हम उसको बदले में 1 साल की खजूर की फसल देंगे। ठीक है। और कुरैश ने ये भी सोचा कि यार इतना बड़ा जब अलाइज का एक फोर्स आएगा तो ये मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये थे तीन वो रीजंस। इनमें से आप क्या करोगे बच्चों, ये जो पहले दो रीजंस हैं इसको आप लोग हाईलाइट कर लो। ये तीसरा रीज़न इसको मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मैं आप लोगों को साइड बाय साइड जो है ये चीज़ें बताता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और आप लोग ये भी ना कहें कि सर बहुत ज़्यादा है। तो पहली चीज़ मैंने आपको बता दी, ये क्वाइट फ्यू रीजंस हैं। इसके फ़ौरन बाद आपने ये बताना है कि एनिमी जो है उसकी फ़ोर्स कितनी थी। एनिमी की फ़ोर्स जो है वो एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो इट इज़ अबाउट 10,700। और उसमें जो कुरैश हैं उनके जो अलाइज इमीडिएट बनते हैं वो कौन है, बनु अश्शा, बनु मुर्रा, बनु फ़ज़ारा। ठीक है। कुरैश खुद, बनु अश्शा, बनु मुर्रा और बनु फ़ज़ारा, ये टोटल मिल मिलाकर 4,000 लोग बनते हैं। ठीक है। और ये चार ग्रुप हो जाएंगे। ये इसके अलावा बनु गतफान के तकरीबन 2,500, बनु असद के 3,500 और बनु सुलैम के 700 लोग। ये एग्जैक्ट इनकी जो प्रोपोजिशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैं बता रहा हूँ चार ट्राइब्स हैं, बनु अश्शा, मुर्रा, फज़रा और कुरैश। ये इनके 4,000 बनते हैं, बनु गतफान 2,500, बनु असद 3,500, बनु सुलैम 700। ईजिली याद कर लोगे। और देवर फुली इक्विप्ड, सब के सब जो है फुली इक्विप्ड है। और इन लोगों ने अप्रोच किया मदीना को और नॉर्थ की तरफ से आए। नॉर्थ की तरफ से क्यों आए? अब आप लोगों के ध्यान में क्वेश्चन आएगा कि मदीने के तो साउथ में है मक्का, तो ये नॉर्थ की तरफ से क्यों आए? रीज़न उसका बनता है बच्चों। आपको पता है कि मदीने के नॉर्थ में खैबर है, और खैबर जो है वहीं से बनु नज़ीर को सबसे बड़ी तकलीफ थी। तो उन्होंने ही सबसे एक्टिवली इस जगह से मुसलमानों के ऊपर अटैक करने का सोचा था। ठीक है। तो मेरे बच्चों, जब भी आप अपनी डिटेल्स देते हो तो उसमें आप ज़रूर ज़रूर इस डेट को मेंशन करते हो। तो आप ये कह सकते हो March 6, 2027 में ये अटैक हो चुका था, या ये अटैक हुआ। जुल्कात का महीना है और 5 AH ये बनता है। अब ये देखो, ये 5 AH फेब और March 6, 2027 में ये बैटल लड़ी गई है। तो जिस बच्चे को जो सहूलत हो वो लिखे। मेरे ख्याल में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, March 6, 2027। ठीक है। प्रोपोजिशन तो आपको आराम से याद हो गई होगी और ये भी पता चल गया होगा कि ये चाहते क्या है कि मदीना के नॉर्दर्न आउटस्कर्ट से मुसलमानों पर हमला करें। लेकिन इस बीच में मुसलमानों को इंफॉर्मेशन मिल जाती है और उसमें उनका जो पुराना ट्राइब है जो कि हमेशा से इनकी हेल्प करता रहा है, और ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में भी आप इनको देखेंगे। इसके अलावा कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के मौके पर भी देखेंगे। ये इन तमाम मौक़ों पर आपको बनो खुज़ा मिलेगा। ये इन बिटवीन एरिया में रहते हैं। और होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम को इन्होंने ही इन्फॉर्म किया कि कुरैश ने बहुत बड़ा अलायंस बनाया है। और इनकी बर वक्त इंफॉर्मेशन की वजह से होली प्रॉफिट जो है उन्होंने 3,000 के करीब अपनी आर्मी जो है वो इकट्ठी कर ली थी। ये 3,000 की आर्मी क्यों? क्योंकि कम टाइम था और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अरेंज करना पॉसिबल नहीं था, इसी वजह से 3,000 का फिगर उनके लिए अवेलेबल हो सका। अब आते हैं डिगिंग द डिश की तरफ। ये इस जंग के लिए तैयारी है। और इसमें हम बात करेंगे उस खंदक की जिसको खोदा गया है मुसलमानों की तरफ से। दुश्मन जो है वो वादी अल अकीक में पहुंच चुका है। ये वही वादी है जहाँ पर ये स्टे करेगा और मुसलमानों के अगेंस्ट अटैक का प्लान करेगा। ठीक है। लेकिन ये इसी वादी में क्यों रुका है? क्योंकि इनको एक खंदक नज़र आती है, एक डिश नज़र आती है, एक खड्डा नज़र आता है, और वो भी लंबा खड्डा। ये क्यों? क्योंकि मुसलमानों को पता था कि हमारे जो एनिमी है उसका इस बार बहुत बड़ा नंबर है और तकरीबन 11,000 के करीब पहुंच रहा है। और 11,000 के करीब जब आर्मी हो और आपकी आर्मी जो है उसका 3 या 4 गुना जो है वो कम हो, तो ऑब्वियसली ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है उनको अपने आप को डिफेंड करना। तो इस मौके पर होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने एडवाइजरी काउंसिल से जब मशवरा लिया तो उसमें हज़रत सलमान फ़ारसी, फ़ारसी का मतलब क्या होता है? फ़ारस से, ईरान से,
उन्होंने एक मशवरा दिया, यूनिक आइडिया दिया कि हमारे यहाँ तो ऐसी जंग लड़ी जाती है कि अगर दुश्मन बड़ा हो तो हम उसको आने ही नहीं देते अपने पास। और कैसे नहीं आने देते कि बीच में आप बड़ा सा खड्डा कर देते हैं, और बड़ा सा खड्डा कर लेते हैं इतना बड़ा कि उसको ऊंट या उनके जो घोड़े हैं वो उसको क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है। तो मुसलमानों ने क्या किया, इस कम वक्त में तकरीबन 8 दिन, एग्जैक्टली 8 दिन होंगे, वैसे तो 7 दिन का एक वीक होता है। तो 8 दिन के अंदर अंदर सीरियन राउट जो है, सीरियन राउट ये कौन सा है, मदीना की नॉर्थ वाला जो राउट है, वहाँ पर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ऑफ मदीना इन्होंने एक बड़ी सी एक डिश खोदी है, एक बड़ा सा खड्डा खोदा है। और हर एक ग्रुप जो था, जो कि 10 लोगों पर मुश्तमिल था, उनको एक टास्क दिया गया कि आप लोगों ने 40 गज की जो ज़मीन है उसको खोदना है। आपको पता है कि 80 गज का जो घर होता है वो कितना होता है, एक छोटा सा घर होता है। तो उस हिसाब से आप आइडिया लगाइए कि जिस तरह आपके ये जो सेंटर में जिस तरह आप लोग बैठते हैं ना एक कमरे में, ये 40 गज का एक खड्डा है। ठीक है। तो ये इसको कितना खोदना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ये टास्क किसको दिया गया, 10 लोगों को 40 गज का जो एरिया, या 40 यार्ड्स का जो एरिया, या 40 मीटर्स का जो एरिया है, वो दिया गया कि आप जो है इसको डिग करेंगे। ठीक है। जब ये खंदक खोद ली गई है, ये डिच खोद ली गई है, तो उसकी जो मट्टी अंदर से निकाली गई थी उसको किनारे पर मुसलमानों की साइड पर रख दिया गया। ठीक है। और जाहिर सी बात है उसको कहीं और तो लेके जा नहीं सकते, तो किनारे पर ही आप उसका ढेर बनाएंगे। तो वो जो हीप उसका बना था उसके पीछे मुसलमानों की फौज जो है वो अपने आप को कवर कर रही थी। दैट मीन्स कि अपने आप को शील्ड प्रोवाइड कर रही थी कि अगर वहाँ से कोई एरो चलाए या वहाँ से कोई पत्थर फेंके तो यहाँ पर उनको प्रोटेक्शन मिल जाए। ठीक है। एंड द क्रॉप इन द यूएसएस वर कट टू स्टोर फूड। और इस मदीना के इस अंदर के एरिया में सारी की सारी क्रॉप्स को उन्होंने कट कर दिया था ताकि फूड की कोई कमी नहीं हो सके। ठीक है। अब ये जो है, अब किस चीज़ का इम्तिहान है, ये बर्दाश्त का इम्तिहान है। कौन ज़्यादा देर तक सरवाइव कर सकता है इस इन्वायरमेंट में। वो वहाँ पर बैठेंगे वादी लकीक में, और मुसलमान जो है वो मदीने के अंदर बैठेंगे और अपनी रिसोर्सेज के साथ बैठेंगे। वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि फ़ायदा किन को होगा, फ़ायदा तो उन्हीं को होगा क्योंकि उनके पास तो पूरा एरिया है। और ये लोग मदीने के अंदर क्या कहते हैं, एक इंसर्कल्ड एरिया में बैठे हुए हैं मुसलमान, तो मुसलमान थोड़ा सा डिसएडवांटेज पोजीशन पर होंगे। लेकिन इसमें अल्लाह ताला की मदद आती है आखिरकार, और फिर जो बाहर वाला दुश्मन है उसको डिफीट हो जाती है। बहरहाल, इस मौके पर आगे आप मेरेकल्स की भी बात करेंगे। और इस मेरेकल में सबसे पहला जो हमें नाम मिलता है वो है जाबिर बिन अब्दुल्ला का। जब उन्होंने होली प्रॉफिट पीस ऑफ के फेस पर हंगर की अलामात देखी, तो उन्होंने उनको ऑफ़र किया कि आप आइए, मेरे पास मेरे घर में जो है दुम्बे के जो गोश्त है उसकी रान का एक टुकड़ा जो है वो पड़ा हुआ है, मैं वो आपको खिलाना चाहूँगा। तो उन्होंने सिर्फ होली प्रॉफिट को इनवाइट किया, लेकिन होली प्रॉफिट ने क्या किया, अपने साथ जितने भी लोग इस ट्रेंच को खोदने के लिए लगे हुए थे, तकरीबन 1,000 के करीब, वो सारे उनके पास भेजे। सारे उनके पास भेजे तो वो घबरा गए, पसीने आना शुरू हो गए। उन्होंने उनको कहा कि नहीं, घबराओ नहीं, बस ये जो बर्तन जिसमें तुमने वो खाना बनाया है उसको ढक के रख दो, उसको कवर करके रख दो। तो उसके बाद होली प्रॉफिट पीस ऑफ ने एक सहाबी को कहा कि आप इसमें से खाना जो है बगैर देखे, बस सिर्फ एक प्लेट अंदर डालनी है और उसमें से वो खाना जो है बाहर निकाल देना है, यानी कि वो जो सालन है वो बाहर निकालना है और उनको दे देना है। किसको? दैट इज़ जितने भी 1,000 के करीब लोग हैं। तो ये चीज़ करने के बाद इट वाज क्वाइट इफ़ेक्टिव, सब लोगों का पेट जो है वो भर गया। मेरेकल का सिर्फ ये एक ही इवेंट में डाल रहा हूँ, इसके अलावा भी है, मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास स्टफ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। अब एक और सिचुएशन डेवलप होती है बच्चों, कि ट्रेंच को डिग करते हुए एक ऐसी ढीठ किस्म की रॉक आ जाती है कि होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम जाए, वो उनको बुलाया जाता है। उनको बुलाया जाता है कि किसी से भी नहीं टूट रही, ना हज़रत अबू बकर से ना हज़रत अली से, किसी से भी नहीं टूट रही है। तो होली प्रॉफिट जब आते हैं वो उसको 3 चोटें मारते हैं। 3 चोटें मारते हैं तो ऑब्वियस सी बात है अल्लाह ताला की मदद होगी इसमें। ऐसी रॉक जो कि दूसरों से नहीं टूट रही है, होली प्रॉफिट से टूट रही है, इट मस्ट बी हज़रत जिब्राइल विद हिम। तो पहले ब्लो पर हज़रत जिब्राइल ने उनको गुड न्यूज़ दी कि सीरिया मुसलमानों का होगा। दूसरे ब्लो पर पर्शिया मुसलमानों का होगा। तीसरे ब्लो पर यमन मुसलमानों का होगा। ठीक है। ये गुड न्यूज़ कौन दे रहे हैं? हज़रत जिब्राइल दे रहे हैं। और इसको याद करने के लिए मैं बच्चों को कहता हूँ तुम लोग स्पाई वाला वर्ड यूज़ कर लो, एस फॉर सीरिया, पी फॉर पर्शिया और वाई फॉर यमन।
और सीरिया आपके कहाँ पर है, नॉर्थ में है, पर्शिया आपकी ईस्ट में है, यमन साउथ में है। ठीक है, इस हिसाब से ये जो गुड न्यूज़ है वो होली प्रॉफिट पीस ऑफ ने इस रॉक को तोड़ते हुए जो है मुसलमानों को दी। और ये आप लोग विटनेस कर सकते हैं कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर और फिर हज़रत उस्मान के ज़माने में ये तीन एरियाज जो है वो बड़े पूरी तरीके से मुसलमानों की रोल में आ चुके थे। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या कहेंगे कि हिपोक्रेट्स का क्या रोल था। हिपोक्रेट्स में एक बंदा था जिसका नाम था मुसब बिन कुशैर। मुसब बिन उमैर नहीं बोलना बेटा, मुसब बिन कुशैर कहना है। ये एक हिपोक्रेट था। उसने मुसलमानों को टॉन्टिंगली कहा कि प्रॉफिट जो है वो बात करते हैं कि जी सीरिया मुसलमानों का या फिर पर्शिया मुसलमानों का, यमन मुसलमानों का। मैं तो ये देखता हूँ कि मुसलमान इतने डरे हुए हैं कि वो वॉशरूम की जो कंडीशन है उसके लिए वो बाहर ही नहीं आते। क्यों बाहर नहीं आते? कि उनको डर लगा होता है कि बाहर से कहीं उनको कोई तीर आकर ना लग जाए। तीर मतलब दैट इज एरो, उनको आकर ना लग जाए। ये तो इतने डरे हुए। तो उसने सरकास्टिकली ये बात कही थी, एंड दैट वाज दी, क्या कह सकते हैं, उनकी हिपोक्रेट्स का ये रोल था यहाँ पर। मतलब वो डिस्करेज कर रहे हैं मुसलमानों को। और होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम और उनके जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को इनकरेज कर रहे हैं। ये इस तरह से आपको कंट्रास्ट मिलता है। फाइनली ये ट्रेंड जो है वो 8 दिन के अंदर अंदर इसको डिग कर लिया जाता है। और ऐसे डिग किया जाता है कि इसको कोई घोड़ा या कोई इंसान जो है वो क्रॉस ना कर पाए। और इसकी डायमेंशंस भी आपको मैं बता दूं बच्चों कि टोटल लेंथ इस ट्रेंच की बनती है 5.5 किलोमीटर। विड्थ कितनी बनती है? 4.5 मीटर। डेप्थ कितनी बनती है? 3.5 मीटर। और काफ़ी आसानी से आप लोग इसको याद कर लोगे बच्चों। पूरी लेंथ जो है वो मदीना के नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक जाती है, और ये कितनी बनती है? 5.5 किलोमीटर। 4.5 मीटर्स, नॉट किलोमीटर्स, ये इसकी विड्थ होती है, चौड़ाई। और डेप्थ यानी कि खड्डा कितना गहरा है वो होती है 3.5 मीटर्स। ठीक है, ये इनकी पूरी एक लेंथ बनती है। और कुछ जगहों पर जहाँ पर उनको लगता था कि नहीं यार ये ट्रेंच अभी भी जो है वो नैरो है, वहाँ पर स्पेशल किस्म के ग्रुप्स जो है वो उनको वहाँ पर डिप्लॉय किया गया था, ताकि को दुश्मन कहीं पर अगर मौका उसको मिले कि ये थोड़ी सी छोटी जगह है, तो वहाँ पर सामने सामने जो है मुसलमानों की फोर्स बैठी हुई है और उनको कहा आओ ज़रा खुशबू लगा के, फिर उनके ऊपर वो तीर फेंकें और इसके अलावा पत्थर फेंकें। ठीक है, बहरहाल जब एनिमी को ये ट्रेंच नज़र आती है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। अपसेट होने के बाद वो यही सोचता है कि यार ये क्या चीज़, ये तो इससे पहले तो हमें ये चीज़ कभी मिली नहीं है। तो जाहिर सी बात है उनके पास कोई और चारा नहीं था, वो सिर्फ उस ट्रेंच के दूसरे पार बैठ सकते थे और फिर कोशिश करते कि मुसलमानों के ऊपर किसी कमज़ोर जगह से जो है वो हमला कर दें। लेकिन उन्होंने ताने ज़रूर मारे मुसलमानों के, ये क्या बुज़दिलों वाला तरीका है कि आप लोग हमें आने नहीं दे रहे। हिम्मत है तो आमने सामने आओ ना, एक वन फेस टू फेस लड़ते हैं जैसे हम पहले लड़े। बहरहाल मुसलमानों को ऑब्वियसली जंग में जो है वो सब कुछ जायज़ होता है, तो यहाँ पर अगर बड़ी फोर्स हो तो उसके अगेंस्ट टैक्टिक्स भी जायज़ हैं। ठीक है, जब कभी भी इन लोगों ने वीक स्पॉट तलाश करने की कोशिश की है, मुसलमानों ने उनको खूब ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया। और वो कैसे किस सूरत में? दैट इज़ तीर चलाने की सूरत में या फिर पत्थर फेंकने की सूरत में। क्योंकि जितने जितने दिन गुजर रहे थे, बेदुइन ट्राइब्स है वो सबसे ज़्यादा जो है वो उछल कूद कर रहे थे, फुदक रहे थे, जिसको हम दूसरे वर्ड में कहते हैं। वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनका काम ये होता है कि बस लड़ाई लड़ो और फिर वापस चले जाओ। यहाँ पर जितने दिन गुजर रहे हैं बेदुइन्स जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो बेदुइन किसको डिस्टर्ब कर रहे हैं? अपने लीडर को, अबू सुफियान को। तो वो जो है वो खुद बेसब्रा हो रहा था। ठीक है, इस मौके पर होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम जो है उनको एक ख़तरा होता है। किस चीज़ का? क्योंकि अबू सुफियान की एक ही होप थी कि अब बाहर से तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा, तो मदीने के अंदर तो एक ही ट्राइब रह गया है, बनु कैनुका, तो उसको तो निकाल दिया गया है। बनु नज़ीर, उसको भी निकाल दिया गया, वो तो हमारे साथ हैं। ये बनु कुरैज़ा जो अंदर बैठा हुआ है मदीने के अंदर, जो अभी भी यहूदियों का एक ट्राइब है, उसको हम परसुएट करते हैं कि मुसलमानों के अगेंस्ट है वो अटैक करें, अंदर ही अंदर से उनको खोखला करें। तो होली प्रॉफिट ने इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अपने दो बंदों को भेजा। एक है साद बिन मुआज और दूसरे हैं साद बिन उबादा। और उनको भेजा बनु कुरैज़ा के चीफ को बात करने के लिए, देखना भाई चार्टर ऑफ मदीना तुमने भी साइन किया हुआ है, लॉयल रहना। और बहुत सारी उसको इंस्ट्रक्शंस दी, लेकिन वो
उसने कहा कि नहीं, अब तुम लोगों के ऊपर बन बन पड़ी है, यानी कि मुसीबत आई है। तकरीबन 11,000 वहाँ पर उनके हैं, और फिर हम भी हैं उनके साथ। तो आपका तो बस इस बार खाना ख़राब ही हो जाएगा, मतलब आप लोग जो है वो बिल्कुल वैनिश हो जाओगे। तो इस मौके पर कुरान भी इस चीज़ को क्लेम करता है कि वाकई ऐसी सिचुएशन थी। उन्होंने, कुरान कहता है, बिहोल्ड दे केम डाउन ऑन यू फ्रॉम अबव एंड फ्रॉम बिलो। फ्रॉम अबव कौन है? वो 11,000 की तकरीबन फौज है। और फ्रॉम बिलो कौन है? वो अपने बनु कुरैज़ा वाले हैं। मतलब दोनों तरफ से मुसलमानों को सैंडविच करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने खुल्लम खुल्ला बनु कुरैज़ा ने कह दिया कि नहीं, हम मुसलमानों का साथ नहीं देंगे। किसका साथ देंगे? कुरैश और उनके अलाइज का साथ देंगे। मतलब सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो गई है। तो इस मौके पर एक गेम चेंजर बंदा आता है, और उनका नाम है नुएम बिन मसूद। नुएम बिन मसूद, बेटर ऑफ फ्रेंड जब भी आप याद रखो तो इसमें ये गेम चेंजर जो है ज़रूर अपने ध्यान में रखना। वो क्या करते हैं कि कुरैश के जो एक ट्राइब होता है, जिनके ऊपर उनको मान होता है कि नहीं यार, ये हमारा सबसे ज़्यादा जो है ना ख्याल रखता है, बनो गतफान, उनको वो परसुएट करते हैं। ये बंदा खुद जो है वो बनु गतफान से होता है। जब होली प्रॉफिट पीस पाने के बाद इसका दिल माइल होता है इस्लाम कबूल करने के लिए, वो अल्लाह ताला की तरफ से देन होगी, मेरे कल से हर जगह। तो उसने जब जैसे ही इस्लाम कबूल किया, होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम, उसकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं उससे काफ़ी इंस्पायर हुए। उससे काफ़ी इंस्पायर हुए हैं, जिसकी वजह से होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने नुएम बिन मसूद को कहा कि आप बनु गतफान को परसुएट करो, और बनु गतफान को हमारी साइड पर लाकर कोशिश करो, कुरैश से उनको निकालो और हमारी तरफ उनको फ्रेंडलियर बनाने की कोशिश करो। तो ये वो चीज़ थी जिसको होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम जो है, वो उन्होंने उनको प्रीएम्प्ट कर लिया था। इसी वजह से नईम बिन मसूद, ही हैड बिन वेरी इफेक्टिव एंड ही मेड बनु गतफान नाउ फ्रेंडलियर विद मुस्लिम्स। ज़बरदस्त काम किया। जब उनको इसमें कामयाबी मिली है तो होली प्रॉफिट ने उनको एक और टास्क दिया, और वो टास्क क्या था कि आप मुसलमानों के सीक्रेट एजेंट के तौर पर काम करो, और बनु कुरैज़ा और कुरैश के बीच में जो जितने भी अलाइज हैं, इन दोनों के बीच में रिफ्ट बनाओ, डिसकंटेंट बनाओ, या इन दोनों के बीच में बिगाड़ पैदा करो। जैसे ही होली प्रॉफिट ने ये दो चीज़ें की हैं, तो यहाँ पर आपको इस पूरी बैटल का जो है वो सांचा या पांसा जो है वो पलटता हुआ नजर आएगा। ज्यूज जो है, आपको पता है कि उनके यहाँ एक सेक्रेट चीज़ होती है। वो क्या है? जिस तरह हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ फ्राइडे जो है वो सेक्रेट होता है, इसी तरह सैटरडे जो है वो ज्यूज़ के यहाँ सेक्रेट होता है, इसी तरह क्रिश्चियंस के यहाँ संडे सेक्रेट होता है। लेकिन ज्यूज़ जो है वो इतनी स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं। वो ये कहते हैं कि इस दिन हम घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, कारोबार नहीं करेंगे, हम अपने घरों के अंदर रहेंगे, सन्नाटा छाया हुआ होगा। आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जंग के लिए आगे आएंगे, ब्लड शेड करेंगे, यानी कि खून बहाएंगे? ना, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये उनके जहनों में जो चीज़, सॉरी, ये जो उनके रिलीजन में जो चीज़ चल रही है, इसका मुसलमानों को फ़ायदा हो जाता है। वो अब मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो जितनी भी ट्रेंच थी 5.5 किलोमीटर्स की, उसमें एक ऐसा एरिया था जहाँ से दुश्मन की फौज है वो उसको क्रॉस करने में कामयाब हो गई। बट दैट वाज फौज नहीं थी उनकी, दैट वाज अ स्मॉल पार्टी ऑफ देम। और वो कौन सी जगह थी? दैट वाज माउंट सिला। अगर उसकी हम पर्टिकुलर बात करें, दैट वाज माउंट सिला। माउंट सिला में तीन लोग हैं जो कि कुरैश की साइड से इसको क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं। वन इज इकरमा बिन अबू जहल, द अदर इज अमर बिन अब्दवुद, एंड द थर्ड वन इज नौफिल। हाँ। चले बच्चों, द ओनली आर्म्ड क्लैश उसकी हम बात कर रहे हैं। सो अ स्मॉल पार्टी एक्चुअली क्रॉस्ड इट, वेयर? माउंट सेला। और यहाँ पर तीन लोग वहाँ से कुरैश के आ जाते हैं, इकरमा बिन अबू जहल, अमर बिन अब्दवुद और नौफिल। यहाँ से मुसलमानों की तरफ से कौन आते हैं? हज़रत अली और हज़रत साद बिन मुआज। वो इमीडिएटली उनको इंटरसेप्ट करते हैं, ठीक है। हज़रत अली ने अमर बिन अब्दवुद को और नौफिल को, दोनों को
मार दिया। इकरमा वो अलबत्ता ज़ख्मी हो गया। ठीक है। तो दो लोग मारे जाते हैं, एक नौफिल है और दूसरा कौन है, अमर बिन अब्दवुद। अमर बिन अब्दवुद के बारे में कहा जाता है कि 2,000 हॉर्समैन के बराबर उसकी ताकत थी, लेकिन हजरत अली ने उनको एक वार के साथ, अल जुल्फ़िकार की एक वार के साथ उनको ख़त्म कर दिया। ठीक है। तो ये क्योंकि एक इंसिडेंट हो चुका था मुसलमानों के ऊपर अटैक का, और इसी वजह से मुसलमान जो है वो और ज़्यादा अलर्ट होंगे। अलर्ट कैसे होंगे, जो यहाँ से आने की कोशिश करेगा उसके ऊपर तीर बरसा देंगे। अब इसको फाइनलाइज करते हैं बच्चों। फाइनल एट कैसे आती है इस जंग को। जंग तो नहीं, आप ये कह लें कि दोनों तरफ सीज है या इंड्योरेंस है उसको तकरीबन 25 दिन हो चुके हैं, पूरा महीना होने को आ रहा है। और इस महीने भर में कोई जंग खातिर खा हुई नहीं है। इसी वजह से बेदुइन जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं और वो प्रेशर माउंट करना शुरू कर देते हैं कि इस पर, वो डे वन से ही कर रहे थे। इसके अलावा इनकी जो सप्लाईज हैं वो भी कम पड़ गई थी। इनके एनिमल्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मर रहे थे। क्यों? क्योंकि चारा अवेलेबल नहीं, अपनी जगह से दूर आए हुए हैं। मदीने के अंदर तो ठीक है, ओएसिस है, मदीने के बाहर तो नहीं है। सो इसके साथ साथ विंटर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और विंटर होने की वजह से ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो आ रही थी, जिसकी वजह से इनके जानवर मर रहे थे। और इनके, इवन इनके लिए इतनी मुश्किल होती थी कि वो अपने चूल्हे भी नहीं जला सकते थे, इवन खाना भी नहीं बना पाते थे, इतनी तेज़ हवाएं चल रही होती थी। तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि जो नोमैड्स होते हैं या फिर ये जो बागड़ी होते हैं, आपने देखा होगा उनकी झुग्गियाँ बनी हुई होती हैं। तो उनको सबसे ज़्यादा सर्दियों में वो मुश्किल होती है। और इसके लिए फिर वो क्या करते हैं, बड़े बड़े कपड़े लगाकर उन सर्दियों की जो हवाएं होती हैं उसको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप खुद बताएं कि यहाँ पर दुश्मन की जो फौज है, उन्होंने ये तो नहीं सोचा था कि हमारे अगेंस्ट जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी और हमें जो है वो कुल्फ़ी बना देंगी हमारी। तो यही वो चीज़ है जिसकी वजह से इनके हौसले जो है वो गिर गए हैं, मतलब डिस्करेज हो गए। ऑब्वियसली ये सब कुछ जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से मदद थी, एंड दैट वाज एन अनसीन मदद। अनसीन मदद किस तरह से, एंजल्स की तरफ से। ठीक है। और कुरान भी इसको मेंशन करता है, ओ यू हु बिलीव, रिमेंबर Allah's favor to you when there came against your host and we sent against them a wind and forces that you saw not। अब देखो, ये पूरी एक बड़ी कोटेशन है। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप जो है इसको क्या कहते हैं, इसको पूरा का पूरा लिखो। आप सिर्फ क्या करो, बिगिनिंग में जो है कुछ डॉट्स लगाओ, और फिर उसके बाद आखिर में कुछ डॉट्स लगाओ। जो मेन जो चीज़ है उसको आप हाईलाइट कर लो, एंड दैट इज वी सेंट अगेंस्ट देम अ विंड एंड फोर्सेस दैट यू सॉ नॉट। विंड अगेंस्ट देम, ये आइसी कोल्ड विंड्स हैं। ठीक है। एंड फोर्सेस दैट यू सॉ नॉट, ये कौन है, एंजल्स हैं। ठीक है। ये सूरह अल अहज़ाब में मेंशन्ड है। और इसकी वजह से 3 दिन जो है वो स्टॉमी नाइट चली है, तेज तेज हवाएं चली हैं और अनस्टॉपेबल हवाएं। अबू सुफियान ने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं भाई, हमारे बस की ये बात नहीं है, अब हमें वापस चले जाना चाहिए। तो उसने सारे के सारे सोल्जर्स को इकट्ठा किया और एट वंस मक्का वापस चला गया। तो जैसे ही वापस गया नेक्स्ट मॉर्निंग का, वो जैसे कोई तूफान है ही नहीं, सब कुछ बिल्कुल क्लियर, सनी डे आ चुका है। और वादी हकीक में जिस जगह पर एनिमी आर्मी ने स्टे किया हुआ था वहाँ कोई भी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि Allah himself sent to his prophet the news that the confused polytheist had run away। ये किसने कहा? ये कहा होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने, कि दुश्मन जो है, सॉरी, अल्लाह ताला ने होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम को इन्फॉर्म किया कि दुश्मन भाग चुका है। तो होली प्रॉफिट ने ये कहा कि द कुरैश शैल नॉट कम आफ्टर यू, एट यू आफ्टर दिस ईयर। ये इसलिए कह रहे थे कि, एक मिनट बेटा। तो कुरैश शैल नॉट कम एट यू आफ्टर दिस ईयर, मतलब इतनी बड़ी फौज के बाद भी अगर कुरैश जीत नहीं पाए, तो होली प्रॉफिट ने क्लियर कट वे में कह दिया कि अब के बाद ये वापस आने के काबिल नहीं होंगे। और आखिर में आप इसको फाइनलाइज इस तरह करेंगे कि इस फाइट में ओवरऑल 6 मुसलमान जो है वो शहीद हुए और 10 जो है पोलीथियस्ट वो मारे गए। 1 or 2 were killed by sword fighting। ठीक है। एंड द रेस्ट वर टारगेटेड विद फायर बैट एरोज बाय द एनिमीज। मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि 6 जो हैं वो कैसे शहीद हुए। इसमें 2 जो है वो स्वॉर्ड फाइटिंग से शहीद हुए, और बाकी जो 6 हैं उनको तीर लगे। कौन से? आग से भरे हुए तीर जो होते हैं, लदे हुए जो तीर होते हैं, उनकी वजह से उनकी शहादत हुई है।
और इवेंचुअली आप ये कहेंगे कि मुसलमानों की बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर पोजीशन हो जाएगी। इस जंग के बाद पावरफुल कम्युनिटी के तौर पर वो राइज होंगे। और ये सेकंड टाइम है कि कुरैश को मुसलमानों ने डिफीट किया है। और जो कुरैश को ह्यूमिलिएशन यहाँ पर सफ़र करनी पड़ी है, ये इनका अनरिपेयरेबल जो डैमेज है वो उनको हुआ है। सो इनका जो सीरिया में ट्रेड होता था, दैट इज़ नाउ गॉन। वाई? बिकॉज मुस्लिम्स आर अ प्रोमिनेंट फोर्स नाउ। तो आगे जो चीज़ होगी वो ऐसी होगी कि कुरैश है वो उसमें थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में आएंगे। और ये आपको पता है कि ये 5 AH में बैटल हुई है, तो 6 AH में जो है वो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुआ है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि नाउ द कुरैश आर इन अ मच वीकर पोजिशन। ठीक है बच्चों, ये था आज का आपका टॉपिक। उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, या नहीं आई? हेलो बच्चों। बात कर सकते हैं बच्चों आप लोग। सर। जी जी। सर, मुझे जो है ना थ्रू आउट द क्लास नेटवर्क इश्यूज था, तो इसकी आप रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा। बाकी बच्चे?